हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। चूँकि आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो आर.एस. कुर्मी का ऑब्जेक्टिव टाइप मैकेनिक्स है, जो सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई या यूपी आर्मिनल जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग सॉल्व सिर्फ नहीं करेंगे, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। यदि आप उन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व करना यानी सॉल्यूशन यानी कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर वाइज आर.एस. कुर्मी का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Question number 4. The terms force may be defined as agent which produce or tend to produce, destroy or tend to destroy. जाहिर सी बात है, बल वह वाय कारक हैं जो किसी भी बॉडी का अवस्था परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। यह आपका डिफिनीशन ही दे दिया, इस वजह से एग्री है। द फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब किसी फोर्स जब बॉडी पर एक्ट करता है तो क्या हो सकता है? पोजीशन चेंज हो सकता है, बिल्कुल। बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग, बहुत सारे बल लग रहा, क्या उसको बैलेंस कर सकते हैं बल के द्वारा? बिल्कुल। गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस, क्या वो प्रतिबल उत्पन्न कर सकता है? बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स, वेयर द फोर्स, पुल और पुश, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। मैग्नीट्यूड भी होना, लाइन ऑफ एक्शन, नेचर भी होना चाहिए। बल का एक तरीके से यह प्रॉपर्टी ही है। द यूनिट ऑफ फोर्स, क्वेश्चन नंबर 4. द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम में आप जानते हैं कि बल का जो यूनिट एसआई होता है उसको न्यूटन कहते हैं। 1 kg फोर्स कितने बराबर होता है? जाहिर सी बात है 9.1, लेकिन यहाँ 1 नहीं दिया है, इस वजह से ऑप्शन सी हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पहले समझ लेते उसके बाद पढ़ लेते। सपोज कि बहुत सारे फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और उन सभी बलों को हटा दिया जाए। जैसे P1 कार्य कर रहा है, P2 है, P3 है, P4 है, और P1 P2 P3 P4 लगने के कारण इसमें जो प्रभाव होता है, सपोज इन सभी को हटाने कर एक ऐसा बल R लगा दिया जाए जिसका प्रभाव वही हो जो P1 P2 P3 P4 लगने के कारण हो, तो इस जो लगाए गए बल को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है एक रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट द प्रोड्यूस बाय द ऑल ऑफ द गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर दिए कि बहुत सारे बलों के कारण जो प्रभाव होता है, यदि हम उसको हटा करके एक सिंगल फोर्स लगा दिया जाए और उसका भी प्रभाव वही हो जो बहुत नंबर ऑफ फोर्स लगाने के कारण आ रहा था, तो उस सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड, रिजल्टेंट ज्ञात करने की कंपोजिशन बोलते हैं। यदि एक फोर्स को नंबर ऑफ फोर्स में आप रिजॉल्व करते हैं उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट। एल्जेब्रिक सम, बहुत सारे पार्ट रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे एक फोर्स है, बहुत सारे उसको कई फोर्स में आपका रिजॉल्व कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन, तो बहुत सारे बलों का एक दिशा में नंबर ऑफ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन, किसी दिए गए दिशा में बल जो होता है, इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में कार्य करता है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9. द वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्स, यह वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग ऑन एंगल। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों को साथ में हम लोग समझा देते हैं। आपको समझेंगे। पहले हमारे पास दो बल हैं, एक बल P है और एक बल Q है। P और Q यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है और इसी कटान बिंदु से इसका रिजल्टेंट कार्य करता है R, और इसको हम लोग एक पॉलीगन बनाते हैं, एक हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं। दो बलों के बीच का एंगल हम थीटा मान लेते हैं और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप देखे होंगे ये वाला आपका P है और ये Q है, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन भी Q का है, तो इसके बीच का एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो इसको आप सॉल्व करके निकालते थे तो इसको बोलते हैं Q साइन थीटा, और इसको जो ये वाले को बोलते हैं Q कॉस ऑफ थीटा। ये होता था। हम लोग रिजल्टेंट जो डिटरमाइन करते थे तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट का मान जो आता था अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है? दो बलों के बीच का कोण है। तो ये आपका रिजल्टेंट है जो कि क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम लोग देख लेंगे, इसको मिटाने के बाद देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कौन सा ऑप्शन है। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा कौन सा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऑप्शन बी सही है। कह रहा इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा, ठीक है, दो बल हैं और दोनों बल आपस में थीटा डिग्री पर हैं, मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स। कह रहा इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग at angle theta, if the resultant of two force P and Q acting at an angle theta make an एंगल अल्फा। कह रहा रिजल्टेंट जो है वो अल्फा डिग्री बना रहा है, लेकिन किससे बना रहा है? फोर्स P से। तो ये अल्फा है फोर्स P से। तो कह रहा है क्या कि अल्फा का मान क्या ज्ञात करिए। तो tan अल्फा का मान कितना होगा? तो अभी अभी हम लोग इस प्रकार से इसको पैरेललोग्राम बनाए थे और यहाँ पर आप थीटा माने थे क्योंकि ये क्यू का डायरेक्शन है, और आपको tan अल्फा निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल में निकालना है। तो आपको इसका लंब बटे पूरा आधार हो जाएगा। लंब की वैल्यू हम लोग ज्ञात किए थे, इसका आधार की वैल्यू ज्ञात किए थे। इस आधार में इसको हम लोग ऐड कर देते थे p प्लस, यहाँ p प्लस इसकी वैल्यू जो आता था वो q cos ऑफ थीटा आता था। तो p प्लस क्यू cos थीटा आपका आधार हो जाएगा। लंब इसकी वैल्यू कितना निकाले थे? q साइन ऑफ थीटा। तो tan ऑफ जो वैल्यू आता है tan ऑफ अल्फा, याद रखिएगा tan अल्फा q साइन ऑफ थीटा अपान p प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये आपका होता है। लेकिन कब होता है? ध्यान दीजिए इस बात का कि यदि हमारा दो बल हैं, ये आपका p है और ये आपका q है, इसका जो परिणामी r हैं, r का p से जो अल्फ़ा हैं वही tan ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकाला गया है, q साइन ऑफ अल्फ़ा अपान p प्लस q कॉस ऑफ अल्फ़ा होता है। लेकिन यदि ये अल्फ़ा हमारा q बल से दे दिया होता तो जाहिर सी बात है ये अल्फ़ा डैश हो जाता, और इस अल्फ़ा डैश का मान कितना हो जाता है? यदि ये पूरा एंगल आपका थीटा है तो अल्फ़ा डैश बराबर थीटा माइनस अल्फ़ा। तो जैसे सपोज कि यदि एक बल से यदि एंगल आपका दिया है 30 है, तो यदि उस बल से निकालना है तो आपको थीटा में से एंगल को घटा देना है। जबकि दोनों एंगल के बीच का कोण यदि 60 है और रिजल्टेंट का एक बल से यदि 30 दिया है तो दूसरे बल से 60 माइनस 30 कर देंगे, 30 हो जाएगा। या एक बल से 20 दिया है तो 60 माइनस 20 कर देंगे, 40 हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ आपका फोर्स P से दिया है, तो इस आंसर को आप याद कर लेंगे, tan अल्फा बराबर q साइन थीटा अपान p प्लस क्यू कास थीटा। तो कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही है वो C सही है, आपका C। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q, P इज ग्रेटर देन Q एक्टिंग along द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ना, हम लोग जो अभी दो बल इधर कुछ एंगल पर लगा रहे थे, ये P है Q है, कह रहा है कि दोनों बल एक स्ट्रेट लाइन में हो बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो Q है यहाँ ना लग करके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा? इसके बीच का एंगल कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो जब 180 हो जाएगा तो आंसर में अंडर रूट कितना रखेंगे? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180। काश 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाहर आएगा, p माइनस क्यू बचेगा। तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा इसका? देखिए आंसर कितना हो जाएगा? p माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर 13 का, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स P मेकिंग एन एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स जो थीटा डिग्री पर लग रहा है, इसका देख लीजिए, दो बल हैं जो आपस में थीटा डिग्री पर लग रहा है, लेकिन दोनों बल कैसा है? इक्वल है। तो इक्वल हैं तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। देख रहे हैं ना, दोनों बराबर हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा
देख रहे हैं ना, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2p² कॉमन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। जब इसको 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, जो आंसर आता है यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 2p² कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ऐसे कर देंगे 2p² 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ए कॉस 2 थीटा की फार्मूला लगा है, कट जाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा 4p² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देख रहे हैं ना, 4p² को हम लोग 2p निकाल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2, यानी 2p कॉस थीटा बाई 2। तो आंसर देखिए कौन सा सही होगा, 2p। आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी दो बल बराबर मैग्नीट्यूड में लगे हैं लेकिन एंगल थीटा हैं, तो रिजल्टेंट का मान कितना होगा 2p कॉस थीटा बाई 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 14 है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच इक्वल टू पी एंड एक्टिंग एंड राइट एंगल। देख रहे हैं ना, राइट एंगल लगा है, दो बल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, P है और Q है, लेकिन इसके बीच का कोण कितना है 90 है, यानी थीटा कितना है 90। अब 90 है तो भाई जाहिर सी बात है आप रख दीजिए, कितना एंगल रखेंगे p² Q² 2pq cos 90। 90 की वैल्यू 0, ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा p², q की वैल्यू भी p², अंडर रूट 2p², तो ए हो जाएगा p अंडर रूट 2। आंसर कितना हो जाएगा p अंडर रूट 2। देखिए आंसर कौन सा होगा, p अंडर रूट 2, आंसर डी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। देखिए रटा गया है तो हम तो ऐसे भी आंसर लगा देंगे आप, लेकिन उसको पहले समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। p² प्लस q² 2pq कॉस ऑफ थीटा। मैक्सिमम मान कब होगा, जब काश थीटा आपका अधिकतम होगा। काश थीटा अधिकतम कब होगा, काश थीटा का मान 1 हो जाए तो ए इसकी वैल्यू आर की जो वैल्यू है वो मैक्स हो जाएगा। तो काश थीटा की 1 वैल्यू कब होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा। तो थीटा बराबर 0, काश थीटा बराबर 1, और ए वैल्यू जो आएगा p² प्लस 2q² प्लस 2pq, यानी इस फार्मूला बन जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर और बाहर आ जाएगा r। तो मैक्सिमम मान आपका निकल गया r बराबर p प्लस q, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब। कभी कभी ऑप्शन देगा मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो p प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर p प्लस क्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली हम लोग उसी प्रकार से मिनिमम देख लेते हैं। आपको एक वैल्यू 0 मिल गया, p² q² 2pq cos थीटा। हमको यहाँ पर इसमें से p² प्लस q² में से यदि इतने को घटा दिया जाए, थीटा का मान क्या हो सकता है, एक बार 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। 0 को देखे तो आप लोग मैक्सिमम निकाला गया, 90 को दिखाए तो कुछ आएगा, 90 आए तो ये वाला 0 हो जाएगा, p² प्लस q² आ जाएगा, इसमें से घटाया नहीं गया है। 180 कर दिया जाए तो काश थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगा और यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। तो थीटा काश थीटा की वैल्यू जब -1 हो जाए, यानी थीटा बराबर 180 हो जाए, तो अंदर जो हो जाएगा p² q² माइनस 2pq, और ऑप्शन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, और बाहर निकल के p माइनस क्यू आ जाएगा। कब, जब थीटा बराबर 180। तो हम लोग शॉर्ट नोट में ये बोल दें कि r बराबर p प्लस क्यू जब थीटा बराबर 0, r बराबर p माइनस क्यू जब थीटा बराबर 180। तो आंसर आप 0 और 180 करेंगे, तो 0 और 180 आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। हम इसको करेक्ट तुरंत कर सकते हैं, लेकिन ये तो आंसर आप बुक से भी देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो फिर आपको ये बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इससे रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड as either of the force, then the angle between the two। कह रहा है if the resultant of two equal force has the same magnitude, परिणामी बल का मान भी, जैसे सपोज कि दो बल हैं, समझ लीजिए P हैं और Q हैं, P और Q आपस में बराबर हैं, लेकिन रिजल्टेंट का मान भी किसका है, इसी बल के बराबर है। दो बल मान लेंगे P हैं, मतलब दोनों का मान कितना है P है, और इसका परिणामी भी P है। तो कह रहा है तब इन दोनों बलों के बीच का कोण निकालिए। जब दो बल हैं, दोनों बल का मैग्नीट्यूड बराबर है और परिणामी का मान भी
P मैग्नीट्यूड के बराबर है तब दोनों बलों के बीच का कोण निकालिए। समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो तुरंत पास करके आते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा परेशान करता है। तो ओवरऑल हमने बताया दो बल हैं, P हैं और Q है, लेकिन कह रहा है दोनों बल का परिणामी मैग्नीट्यूड बराबर है। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स जो R होता है इसका मान भी P है। तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P कॉस ऑफ थीटा, यही निकालना है, बराबर P, R के जगह P। तो कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा बराबर स्क्वायर करेंगे दोनों तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 2P स्क्वायर उधर जाएंगे तो यहाँ माइनस 2P स्क्वायर में से P स्क्वायर घटेगा, माइनस P स्क्वायर बचेगा, नहीं 2P स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बराबर माइनस P स्क्वायर। जैसे यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यहाँ बचेगा और P स्क्वायर से P स्क्वायर कटेगा। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2। अब थीटा बराबर -1/2 कितना आ जाएगा 120। कॉस थीटा बराबर -1/2 किसकी वैल्यू है 120। तो आंसर कितना हो जाएगा 120। तो देख क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R। P और Q का रिजल्टेंट कितना है R है। पहले हम लोग यहीं लिख ही देते हैं, P और Q का रिजल्टेंट कितना है R है। तो R यहाँ पहला रिलेशन लिखते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस ऑफ थीटा। फिर कह रहा है इफ़ Q इज डबल रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द P। तो tan ऑफ अल्फ़ा का जो फार्मूला आप जानते हैं, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। जब ये 90 हो जाएगा तो यहाँ ये 2Q हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस 2Q कॉस थीटा बराबर 0। तो P बराबर कितना हो जाएगा -2Q कॉस थीटा। अब P बराबर -2Q कॉस थीटा इसी फार्मूले में रख देंगे, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ रख देंगे। देखिए रखने के बाद क्या आता है, हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं ना। R बराबर है P स्क्वायर की जगह -2Q कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P की जगह रखेंगे -2Q कॉस थीटा, Q की जगह Q रहने देते हैं, फिर कॉस थीटा ऑलरेडी फार्मूले में है। आंसर देखेंगे सॉल्व करके आंसर कितना निकालेंगे 4Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर 1 कास 2 कास कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट Q स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू Q। तो क्वेश्चन नंबर 17 का R इज इक्वल टू Q आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो अब तक इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द टू फोर्स आर एक्टिंग एट एंगल ऑफ 120। दो बल 120 डिग्री पर लगे हैं। द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज टू फोर्स विच आर एक्टिंग 180 डिग्री, दो बल हैं और आपस में 120 डिग्री पर लगे हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक P है दूसरा Q है। करा बिगर फोर्स क्या है, मान लेते हैं कि एक Q हमारा ग्रेटर देन P है। तो बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन एंड देन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू 1। तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, ये रिजल्टेंट हैं और परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो मान लेते हैं कि P हमारा छोटा है, तो P से आपका ये कितना बना रहा है 90। अब हम लोग रख देते हैं, देखिए tan ऑफ 90 अब Q साइन ऑफ थीटा अपान P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो P प्लस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको Q की वैल्यू दिया है और P की वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं P प्लस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो P बराबर कितना हो जाएगा -Q
कॉस ऑफ थीटा। तो माइनस क्यू -40 कॉस ऑफ 120 की वैल्यू -1 यानी -40 इंटू -1 बराबर आपका जो -1/2 होता है -120 का -1/2 यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा -40 इंटू -1/2 20 न्यूटन। तो आंसर आपका आ जाएगा 20 न्यूटन। देखिए कहीं आंसर में होगा 20 न्यूटन। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18 का सही है। जो हम फिगर बनाए उसको भी आप क्लियरली ध्यान देके समझेंगे। द टर्म्स लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द कंपाउंड लीवर हैव गॉट द सेम मीनिंग। सही, लीवरेज और मैकेनिकल एडवांटेज एक ही होता है। ऑप्शन ए सही होगा। द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम। ऑल द फोर्स आर इक्वली इंक्लाइंड। Sum of the all the force is 0. Sum of the resolving part in vertical direction is 0. Sum of the resolving part in horizontal direction is 0. कह रहा था number of force acting at a point will be equilibrium। जैसे सपोज कि बहुत सारे फोर्स एक बिंदु पर लगे हैं जिसको हम कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं, और इसके इक्विलिब्रियम के लिए आपको मालूम है सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा भी बराबर 0 होता है। तो आंसर आपको देखेंगे तो मालूम होगा कि यार इसका सी और डी, सम ऑफ द रिजॉल्विंग पार्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन और सम ऑफ द रिजॉल्विंग पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों आपका सही होगा। तो आंसर सी और डी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट इज। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि रिजल्टेंट इसका मान कितना होगा। तो रिजल्टेंट अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा भी का स्क्वायर, ये आपका रूट में आंसर बी सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया भी गया है। एज सोन इन फिगर जो दिया है, द टू इक्वल फोर्स एट राइट एंगल एक्टिंग एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग एलॉन्ग दियर बाइसेक्टर द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से सुनेंगे, एज सोन इन फिगर टू इक्वल फोर्स एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, दो बल हैं दोनों ही आपस में लंबवत लगे हैं। द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग एलॉन्ग द बाइसेक्टर अपोजिट डायरेक्शन। बताइए आर का मान कितना होगा। भाई 90 डिग्री होगा। आप फार्मूला रख दीजिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कभी पी स्क्वायर प्लस 2PP और कास 90 दिया है। 90 का मतलब ये पूरा पूरा कितना हो गया, ये 0 है तो ये तो पूरा हट जाएगा। बाकी अंडर रूट बचेगा 2P स्क्वायर और P बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा तो P अंडर रूट 2 होगा। आंसर जो होना चाहिए वो P अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द नंबर ऑफ फोर्स if the number of force are acting at a point their resultant will be inclined at angle theta with the horizontal से। जैसे सपोज कि आपका एक इधर है तो कितना होगा सपोज ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो tan ऑफ थीटा जो होता है सिग्मा भी अपॉन सिग्मा एच दैट इज द थीटा। तो इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड। रिजल्टेंट का इंक्लाइनेशन कैसे निकालते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच। आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो कभी कभी आप सिग्मा एच अपॉन सिग्मा भी लोग गलती से बहुत स्पीड में आप सॉल्व करने के चक्कर में ऑप्शन गलत कराते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी सब कुछ देखेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रायंगल लॉ ऑफ द फोर्स स्टेट दैट इफ द टू फोर्स एक्टिंग सिमेट्रिकली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो आपका जो डिफिनीशन ही है ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल का, हम लोग का जब इसको डिफिनीशन जब इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे यही डिफिनीशन ही पूरा ये डिस्कस किया जाता था। ऑप्शन ए सही होगा। और इसका जो प्रूव किया जाता है, इसको प्रूव का देखने के लिए जाहिर सी बात आपको थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का, द पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्स स्टेट दैट इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग सिमेट्रिकली ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite direction। तो ये भी आपका लॉ ऑफ पॉलीगन का एक डिफिनीशन है। इसका भी प्रूफ देखने के लिए जाहिर सी बात आपको क्लास करना पड़ेगा।
थियरी वाला। तो थियरी वाला लेक्चर भी आपको हमारे ही चैनल पर सोम और मैकेनिक्स, थियरी ऑफ मशीन आदि सभी कुछ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका बेसिक नॉलेज यानी कि लॉ ऑफ पॉलीगन पर किस प्रकार से फॉलो करेगा, इसका कंडीशन क्या है, ट्रायंगल लॉ को डेरिवेशन किस प्रकार से, डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट बनेंगे, जाहिर सी बात है। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफिनीशन है और जो बोला गया है वो करेक्ट है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों का आंसर हमने माना है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ थियरी वाला डायरेक्ट है, जो सिर्फ सिद्धांत ही है, तो सिद्धांत को तो प्रूव करने के लिए आपको थियरी वाला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स होज द लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स दो फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन मीट एट ए पॉइंट। जब बहुत सारे बल किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। बहुत सारे लोग देखिए ऑप्शन ए है लाई ऑन सेम। कुछ लोग यही क्वेश्चन पढ़ करके ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर सही कर देंगे। लाइन ऑन सेम, सेम सोचेंगे सेम लाइन है कि पॉइंट है, नहीं देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मीट एट ए पॉइंट, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। इफ द रिजल्टेंट of a number of force acting on a body is zero, then the body will not be in equilibrium। नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? नो। देख रहे हैं, यदि नॉट यदि आप नहीं पढ़े तो आंसर आप सही ए सही करेंगे। तो ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ध्यान से केयरफुल्ली समझेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो लाई इन सेम प्लेन। जब एक बिंदु पर मिलते हो और एक प्लेन में हो तो उसको बोलते हैं, एक बिंदु पर मिलने वाले को बोलते हैं कॉन्करेंट, और एक प्लेन पर इसको कोप्लेनर। तो कॉन्करेंट और कोप्लेनर देखिए कौन सा ऑप्शन है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स। ऑप्शन ए है कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कह रहा है एक पॉइंट पर मिले हो, कॉन्करेंट हो, आल्सो लाइन सेम प्लेन, यानी ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं। Question number 29, the force which do not meet one point but their line of action lie on same plane। देख रहे हैं ना, कह रहा है कि the force which do not meet on one point, एक बिंदु पर नहीं मिलते हो लेकिन उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है एक प्लेन में हो, known as the coplanar and non concurrent force। तो 29 का जो बोला जा रहा है भाई, एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं तो नॉन कॉन्करेंट तो होगा, लेकिन एक ही प्लेन में होगा तो कॉन्करेंट होगा। ऑप्शन ए सही एग्री है। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्स विच मीट एट ए वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन। द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन आर नोन एज द नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, डज नॉट लाई ऑन ए सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला जो है इसको समझिए, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, तो जाहिर सी बात है कि वह कॉन्करेंट होगा, बट दियर लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन, तो उसको क्या आंसर क्या कह रहा है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट तो होगा, नॉन कोप्लेनर होने के लिए डज नॉट लाइन कराना पड़ेगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। Question number 31, the force which do not meet at one point and their line of action do not lie in same plane are known as, करा the force which do not meet one point, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्करेंट। लाई ऑन एक्शन डज नॉट लाई इन सेम प्लेन, तो नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट 31 का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो सकता है, 31 का। तो करा द फोर्स विच डू नॉट मीट वन पॉइंट, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट। और एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइन, तो हो सकता है नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट। तो ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन है कोप्लेनर। 31 क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन है कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। लेकिन होना चाहिए क्या 31 का, यदि एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं तो नॉन कॉन्करेंट, यदि एक प्लेन में नहीं कार्य कर रहे हैं तो नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कॉन्करेंट और नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, जबकि दिया नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका डी सही होगा, नन ऑफ दीज।
तो नन ऑफ दीज भी कभी कभी आंसर सही हो सकते हैं। आंसर नहीं है कि आप सोचेंगे यार इसको सी ही सही होगा और बहुत आप झटके में आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स which does not meet one point but their line of action lie on same plane। करा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट होने के लिए एक बिंदु पर मिले लेकिन एक प्लेन में, कोप्लेनर एक प्लेन में हो लेकिन एक बिंदु पर ना मिले। हिंदी में भी इसको देखा जाए, कोप्लेनर एक प्लेन में हो, नॉन कॉन्करेंट एक बिंदु पर ना मिले। तो करा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स which meet at point but their line of action lie on same plane। do not meet at one point but their line of action are same plane। तो ऑप्शन में जो आंसर होगा उसका बी सही होगा। बी देख लेंगे, क्वेश्चन बी सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर कॉन्करेंट, तो कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में हो और कॉन्करेंट का मतलब एक बिंदु पर हो। तो मीट एट वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, नहीं होगा, ये आपका नहीं है। डू नॉट मीट एट वन पॉइंट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन। मीट एट वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई इन सेम प्लेन, आंसर सी सही होगा, बाकी डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट मीट वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, यही मिल गया यार। मीट एंड वन पॉइंट कॉन्करेंट हुआ बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, यही मैच कर गया। देख लेंगे एक आंसर और सही नहीं होगा। डू नॉट मीट एंड वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, गलत है। मीट एट वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई इन सेम प्लेन, गलत है। डू नॉट मीट एंड वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन, गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स विच, नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में नहीं है, नॉन कॉन्करेंट का मतलब एक बिंदु पर नहीं। मीट एट वन पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, डू नॉट मीट वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन सेम प्लेन। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो होगा वो बी सही है, बाकी और गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे इफ देयर कोप्लेनर फोर्स, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। इफ थ्री कोप्लेनर, एक प्लेन में जब तीन बल किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में कार्य करते हैं, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। ये तो लामी थ्योरम का प्रमेय ही है, तो ऑप्शन ए सही है एंड जो बोला गया है वो सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है सो एज सोन इन फिगर, दिया है थ्री कोप्लेनर फोर्स पी क्यू आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, इफ दीज फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो आंसर यदि बहुत ज़्यादा आप लोग इसको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको लेक्चर करना पड़ेगा, बाकी फार्मूला ही है पी अपान और उसके बीच जो सामने का एंगल है पी साइन अल्फा क्यू अपान साइन बीटा आर अपान साइन गामा, आंसर आपका बी सही है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हर एक आंसर को देख करके तभी टिक लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम थ्री फोर्स मस्ट बी इक्वल, these three force must be 120 to each other, three force must be equilibrium, if three force acting at a point in equilibrium, ये definition ही है, three force acting at a point in equilibrium, जब तीन बल किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में कार्य करते हैं, each force is proportional to sine of the angle between the two force, यानी आंसर आपका जो होगा वही डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इन इफ द गिवन फोर्स एक्टिंग, इफ द गिवन फोर्स मतलब गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, the position of the body but kept in equilibrium, the effect is to produce the internal stress। तो जब भी हमारा पोजीशन नहीं बदलता है, जैसे सपोज कि कोई भी बॉडी है और ये स्ट्रेस जब हम लोग सोम पढ़ाते हैं तो पहला क्लास यही होता है कि यदि किसी बॉडी पर बल लगाएं और ये पोजीशन इसका डिस्प्लेस ना हो तो जाहिर सी बात है अपने को खुद रिफॉर्म कर लेगा, उस समय इसका
इसमें अंदर से एक इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा जिसको आंतरिक प्रतिरोधी बलों की तीव्रता प्रतिबल कहते हैं। तो आंसर जो होगा डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो पोजीशन जब नहीं बदलता है तो जाहिर सी बात है उसको हम बोलते हैं, जब पोजीशन न बदले उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं, जब पोजीशन ही बदल जाएगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन में यही अंतर है कि यदि पोजीशन आपका बदल जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन पोजीशन नहीं बदलता है पार्टिकल का तो उसको हम बोलते हैं कि वह डिफॉर्म कर गया। क्वेश्चन नंबर 40 का, इफ 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल इज टेकन ऑर्डर देन द फोर्स इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 40 का ये भी आपका एक तरीके का डिफिनीशन ही है। ऑप्शन ए सही है, एस। इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर द फोर्स आर नॉट इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो बी है इसके द्वारा हम एग्री नहीं है तो डिसएग्री करेंगे, डिसएग्री आंसर आपका क्या होगा, डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 42 का, द मोमेंट ऑफ द फोर्स। देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स से क्वेश्चन है, इन द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन ए बॉडी ऑन विच द एक्ट। ये भी सही है, देखते हैं आगे वाला, in the each equal to the product of force acting on the body and perpendicular distance of the point and the line of action of the force, ये भी सही है। और देखते हैं आगे, in equal to twice the area of the triangle whose the base is the line of representing the force and whose vertex, मतलब उसका जो ऊंचाई वर्टेक्स इज द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज टेकन। जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे 2 टाइम्स एरिया आता था, मोमेंट इज इक्वल टू, तो आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि सही सभी कुछ सही लग रहा है। तो आंसर है 43 का, द मोमेंट ऑफ द फोर्स एस शोन इन फिगर 1.40 में मोमेंट ऑफ द फोर्स पी अबाउट द ओ, तो बल पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओ सी है, यानी आंसर क्या होगा, ओ सी होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का, इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, कोप्लेनर एक प्लेन में कार्य करने वाले फोर्स, इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ये लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का, द वेरिग्नान थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिग्नान थ्योरम ऑफ द मोमेंट स्टेट दैट इफ a number of coplanar force acting on a particle are in equilibrium, kara their algebraic sum is 0, their line of action are at equal to distance, the algebraic sum of their moment about any point in their plane is 0। ये वेरिग्नान नहीं है किसी बॉडी के पर, यदि किसी एक बिंदु, यदि वह संतुलन के लिए स्थिति है कि भाई किसी बिंदु के अबाउट आपका जो एल्जेब्रिक मोमेंट है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल मोमेंट अबाउट द पॉइंट इज 0, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम है। लेकिन वेरिग्नान थ्योरम अभी भी नहीं है। वेरिग्नान नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन है वो डी का है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मतलब सभी बिंदुओं पर, सभी बलों का किसी एक बिंदु पर जो मोमेंट लेते हैं परिणामी का उसी बिंदु के अबाउट मोमेंट के बराबर होता है। तो आंसर आपका डी है। एक बार फिर से डी वाला पढ़ देते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट ऊपर हम लोग मोमेंट लिए उसी पर रिजल्टेंट का मोमेंट लेंगे, तो आपका यही वेरिग्नान थ्योरम होता है। और वेरिग्नान थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करते हैं कि लाइक पैरेलल के लिए ना, कॉन्करेंट के लिए, पैरेलल अनलाइक पैरेलल आदि के लिए, इसके लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। कई बिंदुओं पर उस लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी इसका आंसर आपका एकदम डेफिनेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द मोमेंट इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम दियर एल्जेब्रिक सम इज 0, नहीं है, दियर लाइन ऑफ एक्शन आर इज इक्वल डिस्टेंस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज दियर प्लेन इज 0, किसी प्लेन पर एक बिंदु के अबाउट एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट 0 होता है, तो ये सही है। 46 का जो ऑप्शन है वो आपका सही है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का, फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट, फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर एक प्लेन में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होने के लिए, अभी हम लोग कॉन्करेंट के लिए देखे थे, अभी हम कॉन्करेंट के लिए देखे थे कि किसी बिंदु पर आपका बल लगे हों,
और इसको इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा भी बराबर भी 0 होता था, सिग्मा एच बराबर 0, जिसमें सी और डी दोनों आंसर होता हुआ था। यहाँ पर हमारा कोप्लेनर के लिए दिया है, कह रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स should be 0, algebraic sum of the vertical component all force must be 0, algebraic sum of the moment of all force about any point should be 0। तो इसमें आपका देखिए होता क्या है, यदि कोप्लेनर दिया है, ऐसे बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है, कॉन्करेंट दे दिया है कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के लिए सिग्मा एच 0, सिग्मा भी 0 और साथ में सिग्मा एम भी 0, लेकिन यदि कॉन्करेंट दे देगा तो सिग्मा एच 0 और सिग्मा भी 0 होगा। तो बहुत बार एसएससी जे में कन्फ्यूज करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं, और कभी कुछ लोग एक आंसर रटे हैं सिग्मा भी 0, सिग्मा एच 0, सिग्मा एम 0, तो कॉन्करेंट वाला भी आता है तो उसी को आंसर सही करते हैं। नहीं, कॉन्करेंट वाले में सिग्मा भी 0, सिग्मा एच 0 होता है, लेकिन कोप्लेनर होता है तो वहाँ पर मोमेंट का भी होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है, नहीं तो वो घूमता रहेगा, वो संतुलन में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। The force whose the line of action are parallel to each other act in the same direction is known as the like parallel force। क्वेश्चन नंबर 48, लाइक पैरेलल फोर्स, जैसे सपोज कि लाइक पैरेलल फोर्स है, इसका परिणामी आप जानते थे R बराबर P प्लस Q होता था, तो इसको हम लाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 3 फोर्स दिया है 100, 200, 300 हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं, तो इस ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 50 टू लाइक पैरेलल फोर्स एक्टिंग डिस्टेंस। ये थोड़ा सा हम समझा के सॉल्व करते हैं ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। टू लाइक पैरेलल फोर्स एक्टिंग ए डिस्टेंस आपका दिया है 24 एंड दियर रिजल्टेंट आपका दिया है 20 न्यूटन। ये आपका P है और ये आपका Q। पहला कंडीशन आपका R बराबर होता है P प्लस Q, तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। करा इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम एनी गिवन फोर्स, किसी दिए गए फोर्स की वजह, यदि एक का जो हमारा 6 mm है यहाँ से, तब आप दोनों बलों को ज्ञात करिए। तो P और Q का मान ज्ञात करना है, P बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा। मान लेते हैं कि आपका ये 6 दिया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको मालूम हो जाएगा 24 माइनस 6। हम लोग का मोमेंट आप कंडीशन दूसरा, पहला कंडीशन ये होता था हम लोग जब प्रूव कराते थे लेक्चर में, दूसरा यदि ए है, बी है, सी है, तो आप कहते थे P इंटू ए सी बराबर Q इंटू सी बी। तो P इंटू ए सी को तो 6 हो गया और Q इंटू बी सी आपका 24 माइनस 6 18, और यहाँ पर ये 6 से कट जाएगा 3, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 3Q, और P बराबर 3Q हो जाएगा, और जबकि P प्लस Q बराबर दिया गया है 20, ठीक है ना। तो यहाँ से P बराबर 3Q रख देंगे तो 3 और 1 4Q हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4Q हो जाएगा बराबर 20, तो Q बराबर कितना होगा 4 पंजे 20, तो Q बराबर 5 आ गया, और इसी में ले जा करके रख देंगे P प्लस Q बराबर 20 है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 5, 20 माइनस 5, और ये हो जाएगा 15। तो 15 और 5 आंसर होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो जब भी कभी आपको लाइक पैरेलल फोर्स आता है तो समझ जाएंगे कि आपका कंडीशन क्या बनता है इसका। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, P प्लस Q बराबर R, P इंटू ए सी बराबर Q इंटू सी बी। इन दोनों रिलेशन से आपका कुछ भी पूछेगा आप लगा लीजिएगा आराम से। और ज़्यादा इससे डिफ़िकल्ट जब क्वेश्चन और भी ज़्यादा आता है ईएस और गेट में, इसके लिए आपको हमारा खुद का जो कलेक्शन है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का जब सीरीज हम सॉल्व कराते हैं तो जाहिर सी बात है वो सीरीज में मिलेगा। बाकी आरएस कुर्मी में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो बुक में दिया गया है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो एग्जाम में आया गया गेट और ईएस का और ज़्यादा हाई लेवल का सॉल्व करने के लिए
हमारा खुद का कलेक्शन जो क्वेश्चन का बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा गया उसका हम खुद कलेक्शन किए हैं और उसको भी हम अपने ही चैनल पर सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यदि चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे या किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से उन सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप देख पाएंगे। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द नंबर ऑफ कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट का मतलब एक बिंदु पर नहीं मिले हो, बहुत एक बिंदु एक प्लेन पर, एक प्लेन है, इधर इधर कई सारे फोर्स लगे होंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, मूव इन एनी डायरेक्शन कर सकता है, बी इन कम्प्लीटली इन रेस्ट हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए स्मूथ सिलेंडर लाई इन द कॉन्वेक्स सरफेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उस तुरंत उलट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इन थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लाइन, magnitude, direction and line of action by the three side of triangle taken in order. The force are equivalent to couple whose the moment is equal to twice the area of the triangle. Question number 53, B आंसर सही होगा। Question number 54, the principle of transmissibility of the force state that the principle of transmissibility स्टेट दैट देन द फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी इफेक्ट। ट्रांसबिलिटी मतलब बॉडी के अंदर हम इस बल को इसी डायरेक्शन में कहीं पर भी रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट एनी चेंजिंग के, यदि यह बिंदु इस बॉडी से दृढ़तापूर्वक बंधे हो और उसी लाइन ऑफ एक्शन में इस बल को कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सेम एट एवरी पॉइंट इन लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मिनिमम मैक्सिमम ये तो होगा नहीं, सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मैक्सिमम इट इज एक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, करा मिनिमम इट एक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, यानी आंसर आपका ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, स्मूथ सिलेंडर लाई ऑन ए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पोजीशन के लिए जाहिर सी बात है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यदि रख दिया जाए तो लुढ़क करके किसी अपना एक नया पोजीशन बना लेता है, वो अपनी फिर की स्थिति में वापस नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो होगा वो आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का, विद थ्री फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इन रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, द फोर्स शैल बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 56 का जो बोला जा रहा है बिल्कुल ये सही है, एकदम डेफिनेशन बेस आपका आंसर दिया गया। तो थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, द फोर्स शैल बी इक्विलिब्रियम सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स होज द लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, द टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स होज द लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंगल फोर्स पैरेलल टू गिवन फोर्स। नहीं कर सकते हैं, एक पैरेलल फोर्स के द्वारा हम लोग उसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं, यानी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स होज द लाइन ऑफ एक्शन और डिफरेंट फॉर्म ए कपल, सही है 58। क्वेश्चन नंबर 58 का सही है, जब दो बराबर विपरीत प्रकार के बल कुछ दूरी पर कार्य करते हैं दैट इज द फॉर्म ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल, यानी आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ए कपल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी रोटेटरी कंबाइंड, नहीं रोटेटरी, आंसर कौन सा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कंस्टिट्यूट द कपल इज 0, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स constituting the couple about any point is same, a couple cannot be balanced by a single force but can be balanced by a couple opposite। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कंस्टिट्यूट ए कपल इज 0, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कंस्टिट्यूट द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। सब कुछ सिद्धांती हैं और इसको हम अलग अलग इसको प्रूव भी कराया जाता था, लेकिन ये डिफिनीशन बेस है, मतलब एकदम सैद्धांतिक रूप में है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कंस्टिट्यूट द कपल इज 0,
द algebraic sum of the force constitute the couple about any point is same. The couple cannot be balanced. कपल एक बल के द्वारा कभी बैलेंस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, ये पूरा एक तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q, P इज ग्रेटर देन Q एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई इसका आंसर तो आपका बी ही होगा, क्योंकि इसका आंसर तो आप लोग किए भी थे। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्स P एंड Q, भाई रिजल्टेंट अभी हम लोग बताए कि दो बलों का जो लाइक पैरेलल फोर्स है परिणामी P प्लस Q होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स P मेकिंग एंगल थीटा, देखिए इसको भी आप सॉल्व ही किए थे। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q विद द P, ये भी हमें कई बार इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। भैया रिजल्टेंट का एंगल जो रहेगा P से कितना होगा, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q। तो ये तो था फोर्स एनालिसिस और मोमेंट और कपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आर.एस. कुर्मी का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 61 तक था। इसके बाद हम लोग आगे 62 और 63 क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 हैं। द फोर्स इंड्यूस इन स्ट्रिंग ए बी ड्यू टू लोड W एज सोन इन फिगर में पहले समझ लेते हैं और 63 क्वेश्चन BC अनुसार पढ़ लेते हैं। द फोर्स इंड्यूस इन स्ट्रिंग BC ड्यू टू लोड W, जाहिर सी बात है दोनों क्वेश्चन पढ़ने के साथ हम देखें कि आपका फोर्स निकालना है FAB। मान लेते हैं कि AB में हमारा FAB निकलेगा और इसमें आपका FBC निकलेगा। जाहिर सी बात है यदि इस फिगर में W लोड लगा है तो इसको सपोर्ट दे रहा होगा, यदि इक्विलिब्रियम में है तो इस मैग्नीट्यूड W लोड यहाँ पर लग रहा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं कि यह C है और ये B है और A है। यदि ये थीटा है तो यहाँ से हम लोग पहले इसको कर्ण को यानी डायगोनल को निकालते हैं, साइन ऑफ थीटा लगाते हैं, परपेंडिकुलर AC अपान डायगोनल आपका AB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं AC अपान साइन ऑफ थीटा। लेकिन AC की वैल्यू कितना है हम लोग एज्यूम किए हैं यहाँ पर W, तो W अपान साइन ऑफ थीटा, तो W अपान साइन ऑफ थीटा यानी बोल सकते हैं कि W कोसेक ऑफ थीटा। तो ये आपका क्या है AB को हम क्या माने हैं FAB, यानी फोर्स कितना निकल जाएगा W कोसेक थीटा। देखिए आंसर कोई दिया है, आंसर आपका W कोसेक थीटा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि आपको ये निकालना है, फिर से हमने बताया इस फिगर में आपको फिर एक बार कॉस लगाएंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है BC, डायगोनल कितना है AB, BC निकालना है, BC निकाल लीजिए, AB कॉस ऑफ थीटा। AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू अभी निकाले हैं W अपान साइन ऑफ थीटा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। देखिए कॉस अपान साइन को कॉट बोलते हैं, W कॉट ऑफ थीटा, BC यानी FBC, तो FBC की वैल्यू कितना आ जाएगा W कॉट ऑफ थीटा। आंसर कितना हो जाएगा W कॉट ऑफ थीटा, और इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा W कोसेक ऑफ थीटा। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 से टोटल क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हुआ। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पर हैं और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर देंगे, जिससे और भी स्टूडेंट्स का जो SSC JEE UP SSC JEE या UP आर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे रिवीजन हैं जिसके द्वारा आपका और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे की वीडियो और क्वेश्चन सॉल्यूशन के देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।